and welcome students. My name is Priya Sharma and in this lecture I will teach you the concept of supply. And this lecture is recorded by Swami Vivekanand Vidya Mandir. Here we will discuss the concept of supply. Before we go through this supply chapter, we have to know about the meaning of supply, importance of supply. सप्लाई कुछ नहीं है, सप्लाई एक कॉन्सेप्ट है जो आपकी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूनिट का एक पार्ट है और विदाउट सप्लाई चैप्टर यू कांट गो थ्रू विद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूनिट. एक प्रोड्यूसर का मेन मोटिव होता है प्रोडक्शन करना, प्रॉफिट अर्न करना, बट प्रोडक्शन के थ्रू वो प्रॉफिट कैसे अर्न करता है उसमें एक स्टेप होती है. तो सबसे पहले उसका फर्स्ट स्टेप ही सप्लाई होता है. तो इसीलिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है आपका कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, कि इसमें आप सप्लाई के मीनिंग को जज करोगे, सप्लाई को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को जज करोगे और कैसे सप्लाई डिफर करती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ मीनिंग ऑफ सप्लाई. तो सप्लाई कुछ नहीं है, सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट दैट ए प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग फॉर सेल एट ए गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब सप्लाई का सिंपल सा मीनिंग हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा है. 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा है, उस 100 यूनिट्स को मैं ऑफर कर रही हूँ मार्केट में फॉर सेलिंग. देन दैट 100 यूनिट्स विल बी कंसिडर एज ए सप्लाई. 100 यूनिट्स एक्स की प्रोड्यूस हुई फैक्ट्री में, मैंने इस 100 यूनिट्स को 10 रुपीज़ पर केजी सेल आउट करने का सोचा है. तो मैंने क्या करा है, ये 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स को ऑफर कर रहा है एट ए गिवन प्राइसेस पे फॉर सेलिंग. देन 100 यूनिट्स ऑफ एक्स विल बी कंसिडर एज ए सप्लाई. ठीक है, अगर मैं इस 100 यूनिट्स का मैंने प्रोडक्शन कर लिया बट मैं उसको ऑफर नहीं कर रही फॉर सेलिंग, मैंने उस 100 यूनिट्स को सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करा है उसका, तो वो 100 यूनिट्स मेरी सप्लाई नहीं कंसीडर होगी, या उसको हम 100 यूनिट्स को हम सप्लाई बिल्कुल भी नहीं मान सकते, क्योंकि सप्लाई का मेन फीचर होता है प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग फॉर सेल एट ए गिवन प्राइसेस. देखो गिवन प्राइसेस इसलिए वर्ड यूज़ किया है कि एक प्रोड्यूसर है, ऑफकोर्स वो प्राइस पे ही आपको ऑफर करेगा, आप उसके अगेंस्ट कुछ प्राइस वो चार्ज करेगा. अगर वो अपना गुड्स जो उसने प्रोड्यूस करी है वो आपको ऑफर कर रहा है फॉर सेलिंग, वो आपको सेल कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो कुछ प्राइस आपसे चार्ज करेगा. इसलिए हमने यहाँ पे एट ए गिवन प्राइसेस लिखा है कि डिफरेंट 10 की जगह 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, डिफरेंट प्राइसेस हो सकती है, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है. बट एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ अटैच होता है सप्लाई के साथ. देखो कॉन्सेप्ट है वो है स्टॉक का, कि स्टॉक एंड सप्लाई में क्या डिफरेंस है. स्टॉक कुछ नहीं है, स्टॉक है इट्स रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज अवेलेबल विद द सेलर इन द मार्केट. मतलब स्टॉक उस क्वांटिटी को बताता है, उस क्वांटिटी को रेफर करता है जो एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है, और सप्लाई उस क्वांटिटी को बताता है जो एक प्रोड्यूसर ऑफर करता है फॉर सेलिंग. देखो इसके बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. देखो एक प्रोड्यूसर है, उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस करी. ठीक है, इस 100 यूनिट्स उसने प्रोडक्शन कर ली, मार्केट में उसके पास अवेलेबल कितनी यूनिट्स है, 100 यूनिट्स. देन 100 यूनिट्स विल बी कंसीडर एज ए स्टॉक. बट इस 100 यूनिट्स में से वो ओनली फॉर 70 यूनिट्स क्या बोलता है कि मैं 70 इस 100 यूनिट्स में से वो 70 यूनिट्स ही क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है फॉर सेलिंग. देन 70 यूनिट्स विल बी कंसीडर एज ए सप्लाई. तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक और सप्लाई के बीच का डिफरेंस. यहाँ स्टॉक और सप्लाई के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 यूनिट्स. जिसने 30 यूनिट्स को मे बी वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर सकता है, कोई
भी रीज़न हो सकता है, प्रिकॉशनरी मोटिव हो सकता है, सेल्फ कंजम्पशन हो सकता है, अदर रीज़न हो सकता है, हम यहाँ वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में डिफरेंस। तो स्टॉक कितना हुआ आपका, स्टॉक हुआ 100 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड्स, जो क्या है प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि उसने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा है। वेयर सप्लाई क्या है, ओनली फॉर 70 यूनिट्स, बिकॉज ही ओनली ऑफर ओनली फॉर 70 यूनिट्स ऑफ एग्स गुड्स। आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। सप्लाई चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आपको सप्लाई चैप्टर का जो टर्म है, जो मीनिंग है, वो आपको आता है या नहीं आता। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहीं से बनता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो ये डेफिनेशन लिखोगे 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट कंटेंट है। 2 मार्क्स से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का ही कॉन्सेप्ट है और 2 मार्क्स की से ज़्यादा यहाँ का क्वेश्चन नहीं बनता। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ सप्लाई। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। नाउ वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ सप्लाई। देखो, सप्लाई के 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स ही मेजॉरिटी ऑफ, यानी अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो 2 टाइप्स निकलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर एंड मार्केट सप्लाई कर। ओके, बट आप सप्लाई को 4 कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर सकते हो। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई कर, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई कर। ओके, देखो सप्लाई कर्व को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई। Here we are classifying types of supply। तो यहाँ पे सप्लाई को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब देखो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली a tabular statement showing various amount of a commodity which are offered for sale at a different prices। देखो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, एक शेड्यूल है, एक टैबुलर स्टेटमेंट होता है। देखो शेड्यूल का मीनिंग ही होता है टैबुलर स्टेटमेंट। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हो या टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करते हो तो वो कॉन्सेप्ट शेड्यूल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई है, मतलब आप इंडिविजुअल सप्लाई के कॉन्सेप्ट को अगर टैबुलर स्टेटमेंट या टैबुलर के फॉर्म में या टेबल के थ्रू अगर आप प्रेजेंट करते हो तो वो आपका क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। तो टैबुलर स्टेटमेंट है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल है तो एक पर्टिकुलर फर्म का डिफरेंट प्राइसेस में कितनी क्वांटिटी वो ऑफर कर रहा है फॉर सेलिंग, ये हम जज करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है इंडिविजुअल सप्लाई का, इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल फर्म का, सप्लाई मतलब सप्लाई, शेड्यूल मतलब उसका शेड्यूल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म अपनी डिफरेंट प्राइसेस पे जो ऑफर कर रहा है वो सेलिंग, अगर उस कॉन्सेप्ट को हम शेड्यूल या फिर टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। देखो एग्जांपल है, यहाँ हमने प्राइसेस ली है, यहाँ हमने क्वांटिटी सप्लाई ली है। देखो 1 रुपीज़ प्राइसेस पे फर्म ए, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल फर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक फर्म कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है फॉर ऑफर 10 रुपीज, 10 क्वांटिटी, 10 यूनिट्स बोल दो, ठीक है, 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 यूनिट्स वो ऑफर कर रहा है फॉर सेलिंग। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है, यहाँ ये डिस्कस नहीं कर रहे हम कि प्राइस इंक्रीज होने का रीज़न क्या है, हम उसको डिस्कस नहीं करें। प्राइस इंक्रीज ड्यू टू एनी रीज़न हो गई, डिमांड के कारण या फिर अदर फैक्टर्स के कारण, यहाँ वो डिस्कस नहीं करें। अगर प्राइस 1 रुपीज़ से 2 रुपीज़ हो गई तब प्रोड्यूसर को क्या लगेगा कि भाई प्राइस इंक्रीज हो गई, मतलब उस प्रोडक्ट पर अब क्या है, प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है अगर वो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे और उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर दे।
क्योंकि देखो 1 रुपीज़ प्राइस में जो उसको प्रॉफिट हो रहा था वो 2 रुपीज़ प्राइस वाले प्रोडक्ट में या 2 रुपीज़ प्राइस पे उसको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो 1 रुपीज़ प्राइस में उसको रैंडमली मान लिया 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, 2 रुपीज़ प्राइस पे उसको 8 से कुछ समथिंग 15-20 इनका प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्या करेगा, जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है फॉर द प्रोड्यूसर। तो वो क्या करता है, जब प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, अब प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, तो वो इसी कारण अपनी सप्लाई भी इंक्रीज कर देता है। देखो बच्चों, आपको बुक में ये चीज़ तो मिल जाएगी, 1 रुपीज़ प्राइस है 10 रुपीज़ क्वान्टिटी, 2 रुपीज़ प्राइस है 20 रुपीज़ क्वान्टिटी, कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगी आपकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है। बट उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न आपको बुक में नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होने के साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, इसीलिए हायर प्राइस हायर सप्लाई, ठीक है। तो 1 रुपीज़ प्राइस पे वो 1 रुपीज़ प्राइस पे 10 यूनिट्स वो सप्लाई कर रहा था, जब प्राइस 2 रुपीज़ हो जाती है तो 20 यूनिट्स वो सप्लाई करता है। एज इट इज़ 3 रुपीज़ प्राइस पे 30 एंड 4 रुपीज़ प्राइस पे 40 एंड 5 रुपीज़ प्राइस पे 50। तो ये क्या है, एक सप्लाई शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल है, क्योंकि एक इंडिविजुअल फर्म का है तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बन गया है। अब यहाँ पे इस टेबल को आप जब रीड आउट करोगे तो आपने कुछ ऑब्जर्व करा क्या, देखो एक ऑब्जर्व करने की चीज़ ये है कि जैसे प्राइस इंक्रीज हुई 1 2 3 4 5, है ना, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई इसके रेस्पॉन्स में आपकी क्वांटिटी सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज, मीनिंग इफ प्राइसेस विल इंक्रीज देन योर क्वांटिटी सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। तो ये रिलेशनशिप कैसा है, ये रिलेशनशिप है पॉजिटिव को रिलेशन। देखो पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज ही होगा, पॉजिटिव का मतलब ये भी है कि सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर प्राइस डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो गई। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो नेगेटिव हो रही है सप्लाई प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई भी नेगेटिव हो रही है, फिर आप इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलोगे तो ये तो गलत हो गया। नहीं बच्चा, ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। देखो रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इसको जज करना आना चाहिए। पॉजिटिव है, इसका कैसे पता चला कि प्राइस इंक्रीज हुई, डायरेक्शन इंक्रीज का है, ड्यू टू दिस रीज़न आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, तो आपकी सप्लाई का भी डायरेक्शन अपवर्ड है। मतलब अगर ये डायरेक्शन सेम है तो कौन सा रिलेशनशिप शेयर करता है, दो वेरिएबल्स पॉजिटिव। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, तो मतलब डायरेक्शन अगर सेम है देन दे विल शेयर पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे डिमांड में क्या होता था, आपको डिमांड याद होगा, डिमांड में क्या होता था, प्राइस इंक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती थी। ये रिलेशनशिप कौन सा है, ये रिलेशनशिप है नेगेटिव रिलेशनशिप, कि एक का डायरेक्शन तो अपवर्ड है, एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। समझ में आया पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस होता है। आई होप क्लियर हो गया। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। देखो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक क्या है डिफरेंस, आपका एक्सप्लेनेशन का डिफरेंस है। अगर आप इंडिविजुअल सप्लाई को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो आपका इंडिविजुअल शेड्यूल बन गया हो। वहीं अगर आप इंडिविजुअल सप्लाई को एक कर्व के थ्रू प्रेजेंट करते हो या कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या बन जाएगा, आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज नथिंग, इट इज ए ग्राफिकल स्टेटमेंट शोइंग दैट अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज सिंगल प्रोड्यूसर। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल है तो सिंगल प्रोड्यूसर ही आएगा, आप यहाँ पे प्रोड्यूसर्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि इंडिविजुअल है ये। तो ए सिंगल प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग
फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस। ठीक है, देखो इंडिविजुअल, अब आपको शेड्यूल की डेफिनेशन में क्या करना था, ये ग्राफिकल की जगह टेबुलर स्टेटमेंट लिखना था, बाकी सेम डेफिनेशन है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो इसी टेबुलर स्टेटमेंट को ग्राफिकल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्राफिकल में प्लॉट कर दो इस वैल्यू को, तो आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मिल जाएगा आपको। देखो इस वैल्यू को प्लॉट करना देखते हैं। 1 रुपीज़ प्राइस में ए फार्मर कितना क्वांटिटी सेल आउट कर रहा था, 10। तो देखो प्राइस वाला ये है वाई एक्सिस, 1 रुपीज़ प्राइस में 10, तो आपको फर्स्ट पॉइंट मिला ये। ठीक है, देन प्राइस है 2 रुपीज़, प्राइस इंक्रीज हो गई, देन प्रोड्यूसर विल ऑल्सो इंक्रीज इट्स सप्लाई, तो सप्लाई इंक्रीज करके उसने कितनी करी, 20। 2 रुपीज़ प्राइस, सप्लाई इज 20, ये पॉइंट मिला। देन 3 रुपीज़ प्राइस 30, 4 रुपीज़ प्राइस 40 सॉरी माय बैड, एंड 5 रुपीज़ प्राइस 50। अब इसको आप मर्ज कर दो इन सभी पॉइंट्स को, तो आपको क्या मिलता है, यू हैव डिराइव्ड सप्लाई कर्व, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। व्हाई, बिकॉज इट्स ए सप्लाई ओनली फॉर ए प्रोड्यूसर, it's a supply which is created by only a producer, that is we will call individual supply curve, क्योंकि एक सिंगल फर्म या प्रोड्यूसर ने ये सप्लाई क्रिएट करी, इसलिए दैट विल बी कंसिडर एज ए इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कुछ नहीं है, इट्स ग्राफिकल स्टेटमेंट शोइंग दैट अमाउंट, जो क्या शो करता है, अमाउंट शो करता है जो एक प्रोड्यूसर, एक सिंगल प्रोड्यूसर, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट वर्ड सिंगल प्रोड्यूसर, इस सिंगल प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग फॉर सेल, क्योंकि सप्लाई का नेचर ही है वो ऑफर की जाती है। ठीक है, आप शिफ्ट करते हैं थर्ड। अब हमने इंडिविजुअल शेड्यूल देख लिया, इंडिविजुअल सप्लाई देख लिया, अब बात आती है मार्केट की, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। देखो मार्केट में क्या है, अगर मार्केट में 3 या 2 प्रोड्यूसर है तो मार्केट क्या होगा, मार्केट में अगर जैसे मार्केट है उसमें 2 प्रोड्यूसर है, तो दोनों प्रोड्यूसर की अगर मैं सप्लाई को मर्ज कर देती हूँ या ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिली, मार्केट की सप्लाई मिली, क्योंकि मार्केट में 2 ही प्रोड्यूसर है, दोनों प्रोड्यूसर की सप्लाई को ऐड करके मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट इज मार्केट सप्लाई, कि मार्केट में 2 प्रोड्यूसर है, दोनों प्रोड्यूसर की ऐड कर दी तो मार्केट में इतनी ही सप्लाई है। अगर मार्केट में 10 प्रोड्यूसर है तो 10 के 10 प्रोड्यूसर की अगर सप्लाई को मर्ज कर देती है, ऐड कर देती हूँ, तो वो कौन सी सप्लाई बन गई, मार्केट सप्लाई। तो मार्केट में जितने प्रोड्यूसर है उन सब की सप्लाई का समीशन ही क्या है, मार्केट सप्लाई। और अगर वो टेबुलर फॉर्म में अगर वो टेबुलर फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को, तो दैट विल बी कंसिडर एज ए मार्केट सप्लाई शेड्यूल। और इफ यू आर एक्सप्लेनिंग दैट कॉन्सेप्ट इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, देन इट विल बी कंसिडर मार्केट सप्लाई कर्व। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मुझे पता है थोड़ा फास्ट हो गया है। मार्केट सप्लाई क्या है, मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन सभी प्रोड्यूसर की सप्लाई का समीशन ही क्या है, मार्केट सप्लाई। ठीक है, अगर इफ यू आर एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट विथ टेबुलर स्टेटमेंट, then it will be considered as a market supply schedule. Or if you are explaining this same concept with graphical presentation like graphs, then it will be considered as a market supply curve. Okay, इसको देख लेते हैं। It is a tabular statement, market supply schedule क्या है, it is a tabular statement showing the amount of a product that a ऑल द प्रोड्यूसर, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, ऑल द प्रोड्यूसर, मार्केट में जितने भी यहाँ पे एक क्या लिखा है, ऑल द प्रोड्यूसर, और आप इसको ऐड भी कर सकते हो, ऑल द प्रोड्यूसर इन द मार्केट आर ऑफरिंग फॉर सेल। समझ में आया कि मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर हैं
उन सभी प्रोड्यूसर की सप्लाई का समीशन ही क्या है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इसको टेबल फॉर्म में देखेंगे क्योंकि ये शेड्यूल है तो टेबुलर फॉर्म में ही आएगा ये। देखो प्राइस है 1 2 3 4 5। फर्म मार्केट में ओनली 2 फर्म्स है। ये टेबल क्या शो कर रही है, मार्केट में ओनली 2 फर्म्स है, फर्म 1 फर्म 2। देखो फर्म बोलूँ या प्रोड्यूसर बोलूँ, बोथ आर सिमिलर। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आप कई बार फर्म वर्ड यूज़ करो, कई बार प्रोड्यूसर वर्ड यूज़ करो, बोथ आर सिमिलर। प्रोड्यूसर और फर्म एक ही है, समझ में आया। तो प्राइस क्या है, 1 रुपीज़ है। 1 रुपीज़ प्राइस में फर्म ए कितनी सप्लाई क्रिएट कर रहा है, 10 यूनिट्स। वहीं सेम 1 रुपीज़ प्राइस में फर्म 2 कौन सी कितनी सप्लाई क्रिएट कर रही है, 20 यूनिट्स। तो मार्केट में कितनी हुई, मार्केट में 2 ही फर्म्स है तो दोनों की सप्लाई का ऐड ही या समीशन ही मार्केट सप्लाई है। तो 10 + 20, 10 + 20 कितनी हुई मार्केट की इसकी सप्लाई, 30 यूनिट्स। ओके, देन 1 रुपीज़ प्राइस पे देखो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, एट 1 रुपीज़ प्राइस मार्केट सप्लाई इज 30 यूनिट्स and in this 30 units contribution of firm 1 is 10 units, contribution of firm 2 is 20 units. Okay, then price is 2 rupees. If price will increase then supply will increase, we know that, but market supply is also increases. Yes, market supply is also increases because supply is supply, market supply or individual supply, there is no difference between. अब देखो प्राइस 2 रुपीज़ हो गई, फर्म 1 क्या है, कितनी सप्लाई दे रही है, क्रिएट कर रही है, फर्म 1 ने सप्लाई क्रिएट करी 20 यूनिट्स की। देन फर्म 2 क्रिएट 30 यूनिट्स ऑफ सप्लाई, देन मार्केट सप्लाई इज ऑफ कोर्स सेम समीशन, दैट विल इज 50 यूनिट्स। देन 3 रुपीज़ प्राइस में मार्केट में कितनी सप्लाई हुई, ऐड करोगे 30 को और 40 को, कितना आया, 70। देन 4 रुपीज़ प्राइस में कितनी मार्केट सप्लाई आ रही है, 90, एंड 5 रुपीज़ प्राइस में 110, सॉरी। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मार्केट में जितने प्रोड्यूसर है उन सभी प्रोड्यूसर की सप्लाई का समीशन ही क्या है, मार्केट सप्लाई। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप शेड्यूल फॉर्म में या टेबल फॉर्म में बताते हो तो ये बन जाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इफ़ यू आर एक्सप्लेनिंग द सेम कॉन्सेप्ट विथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन then it will be considered as a market supply curve. It is a graphical presentation of market supply schedule. तो मार्केट सप्लाई कुछ नहीं है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल मतलब इस टेबल को अगर आप ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हो देन इट विल बी कंसीडर एज योर मार्केट सप्लाई कर्व। अब देखो इसको, देखो बच्चा मार्केट सप्लाई कर्व है ना, ये थोड़ा टिपिकल है, डिफ़िकल्ट पड़ जाता है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि मार्केट सप्लाई का डेरिवेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है और ये मार्केट सप्लाई एग्ज़ाम में आता भी है क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है डिराइव मार्केट सप्लाई कर्व एंड शेड्यूल। शेड्यूल तो इजीली कर लोगे आप, तो मार्केट ये लिखा, ये लिखा और ये लिखा, बट कर्व में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ढंग से सुनना, जो मैं बता रही हूँ धीरे, मैं खुद चाहती हूँ मैं थोड़ा धीरे करूँ। It is derived by way of horizontal summation of supply curve of all the firms in the industry या market में, both are similar। देखो इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका डेरिवेशन होता है horizontal summation of all the firm supply curve, ठीक है। सभी फर्म्स की सप्लाई कर्व को मैं अगर सम करती हूँ, समीशन करती हूँ, और वो समीशन कैसा है, हॉरिजेंटल समीशन है, तब मैं क्या डिराइव कर पाऊँगी, मेरा मार्केट सप्लाई कर्व। देखो इसको डिराइव करते हैं पर धीरे धीरे करेंगे, चीज़ें आएगी क्लियर, टाइम लगेगा पर चीज़ें होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म ए का सप्लाई कर्व क्रिएट करते हैं।
फर्म ए 1 रुपीज़ प्राइस में कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रही है, 10, तो ये पॉइंट मिला आपको, ठीक है। प्राइस हो गई 2 रुपीज़, क्वांटिटी सप्लाई इज 20, ठीक है। अब है प्राइस 3 रुपीज़ पे वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करिए, 30, तो 30 आपका यहाँ हुआ 3 एंड दिस इज 30। प्राइस 4 रुपीज़ पे 40 यूनिट्स, देन ये 40 हुआ आपका। एंड प्राइस 5 पे देखो 50 यूनिट्स, तो 50। इनको ऐड करोगे या इनको सम करोगे या इनको जॉइन करोगे तब आपको कौन सा सप्लाई कर्व मिला, यू हैव गॉट ए सप्लाई कर्व, दैट इज ए बोल दो या फर्स्ट सप्लाई कर्व, फर्स्ट मीन्स फर्म फर्स्ट का सप्लाई कर्व, ठीक है। नाउ वी विल डिराइव फर्म सेकेंड सप्लाई कर्व। देखो 1 रुपीज़ प्राइस में फर्म सेकेंड कितनी क्वांटिटी सप्लाई करिए, 20 यूनिट्स, तो 1 रुपीज़ प्राइस सप्लाई कितनी क्रिएट करिए, 20, तो सेकेंड फर्म का फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ मिला। देन प्राइस है 2 रुपीज़, सप्लाई क्रिएटेड बाय सेकेंड फर्म इज 30 यूनिट्स, तो 2 रुपीज़ प्राइस पे वो कितनी यूनिट्स क्रिएट कर रहा है, 30, तो 30 20 और 40 के बीच में होगा एग्जैक्ट, तो ये पॉइंट आपको मिला, ठीक है। देन एट प्राइस 3 रुपीज़ योर सेकेंड फर्म क्रिएटेड सप्लाई बाय 40 यूनिट्स, तो 40 यूनिट्स कितनी है, 3 रुपीज़ प्राइस में, तो ये 3 यहाँ से चलेंगे और ये 40, तो अपन को ये पॉइंट मिला, वी गॉट दिस पॉइंट। नाउ एट प्राइस 4 रुपीज़ 50 यूनिट्स, now at price 5 you got 60 units, merge this point, we got second firm supply कर्व या बी बोल दो, ठीक है। अब बात आती है मार्केट सप्लाई का डेरिवेशन। देखो मार्केट सप्लाई का डेरिवेशन एक तो इजी फॉर्म है, आप यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू का डायरेक्टली प्लॉटिंग करो तो वो आपको मिलेगा मार्केट सप्लाई। देखो मार्केट सप्लाई देखते हैं, 1 रुपीज़ प्राइस में मार्केट में कितनी सप्लाई हो रही है, 30 यूनिट्स, तो 1 रुपीज़ प्राइस 30 यूनिट्स, तो 30 यूनिट्स हुआ आपका यहाँ, ठीक है। 2 रुपीज़ प्राइस में कितनी हो रही है मार्केट में सप्लाई, देखो प्राइस है 2 रुपीज़, मार्केट सप्लाई मतलब मार्केट सप्लाई के कॉलम में जाओगे, यू गॉट 50 यूनिट्स, देन आप 2 रुपीज़ प्राइस में 50 यूनिट्स, देन 3 रुपीज़ प्राइस में 70 यूनिट्स, बिकॉज मार्केट सप्लाई कॉलम टेल्स 70 यूनिट्स इज क्रिएटेड बाय बोथ द फर्म्स, देन 3 रुपीज़ प्राइस 70 units, 3 rupees price, we got third point. Now at 4 rupees price market supply is 90 units, so at 4 rupees price market supply is 90, then we got, now last point is at 5 rupees price market supply is 110. By merging these points we got market supply curve. और we can say that first and second forms का जब हम समीशन करते हैं then we got market supply. देखो बच्चों यहाँ हमने डायरेक्ट प्लॉटिंग करी थी, टेबल को डायरेक्ट हमने ग्राफ में प्लॉट करा था, बट कई बार ऐसा होता है कि हॉरिजेंटल समीशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केट सप्लाई को डिराइव कर सकते हैं। अब हॉरिजेंटल समीशन किस अकॉर्डिंग होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड को हमने डिस्कस करा था, हमने फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं करा था, डायरेक्टली वैल्यू को पुट करा था ग्राफ में और वी गॉट मार्केट सप्लाई कर्व, समीशन of first firm supply curve and second firm supply curve, meaning हम submission method में
फर्म ए का सप्लाई कर्व एंड फर्म बी के सप्लाई कर्व को सम करेंगे, बट ये समीशन का मेथड कैसा होगा इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। समीशन का मेथड का तरीका क्या है, हॉरिजेंटल समीशन है। देखो बच्चा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, हॉरिजेंटल समीशन ना करके वर्टिकल समीशन कर देते हैं, तो वहीं आपका पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा ग्राफ चेंज हो जाता है। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि था तो समीशन, बट समीशन कौन सा है, किस कैटेगरी का समीशन है। तो समीशन इज हॉरिजेंटल समीशन। देखो, अगर प्राइस 1 रुपीज़ है, हॉरिजेंटल समीशन होता क्या है, 1 रुपीज़ प्राइस में फर्म ए ने कितनी सप्लाई क्रिएट करी, इतनी। फर्म बी ने कितनी सप्लाई क्रिएट करी, ये वाला पार्ट। तो मार्केट का कितना होगा, फर्म ए का सप्लाई एट फर्म बी का सप्लाई। तो फर्म बी का सप्लाई कर्व इतना है, डिस्टेंस कैरी करता है, कवर करता है, तो फर्म इसमें हम कौन सा सप्लाई कर्व को ऐड करेंगे, हम फर्म ए के सप्लाई कर्व को ऐड करेंगे। तो इतना डिफरेंस हम और ऐड करेंगे, तो हमने क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। तो या तो आप ग्राफिकल भी इसको कर सकते हो या फिर मैथमेटिकली भी इसको आप कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैथमेटिकल ही करो। ग्राफिकल में क्या होता है, कुछ बच्चे कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई हॉरिजेंटल समीशन की, दैट विल बी गुड फॉर यू। नहीं हुई तो आप ये करो डायरेक्ट। देखो, 5 रुपीज़ प्राइस है, 5 रुपीज़ प्राइस में फर्म ए ने कितनी सप्लाई क्रिएट करी, फर्म बी ने कितनी सप्लाई क्रिएट करी, इतनी तो करी जितनी ए ने करी, प्लस ऐड कितनी करी, ये वाला पोर्शन। देन आपका मार्केट सप्लाई कैसे बना, मार्केट सप्लाई क्या बोलते हैं, फर्म बी और फर्म ए दोनों का समीशन होगा। तो फिर 5 रुपीज़ प्राइस में फर्म बी ने इतनी सप्लाई क्रिएट करी। अब इसमें आपको कितनी सप्लाई ऐड करनी है, फर्म ए की सप्लाई। तो इसमें फर्म ए की सप्लाई ऐड करिए, तो आपको पॉइंट मिला। आई होप क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट। इसी के साथ टाइप्स ऑफ सप्लाई आपका कंप्लीट होता है। देखो, टाइप्स ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज के आते हैं। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स आपको प्रेफर करूँगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है, मार्किंग बहुत ज़्यादा आती है इसमें से, तो आप इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 4 पॉइंट में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट यू, प्लीज़ आप इसको थोड़ा सीरियस नोट पे इन कॉन्सेप्ट को समझो, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग सप्लाई फंक्शन। वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई। नाउ वी आर डिस्कसिंग सप्लाई फंक्शन. Supply function is functional relationship between quantity supply and factors that affecting its quantity supply. Meaning सप्लाई फंक्शन कुछ नहीं है, सप्लाई फंक्शन हमें ये बताता है कि एक क्वांटिटी सप्लाई को, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं या कौन कौन से डिटर्मिनेंट उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सप्लाई फंक्शन क्या है, क्वांटिटी सप्लाई इज फंक्शन ऑफ Px, यहाँ Px से मीनिंग है प्राइस ऑफ देयर ऑन कमोडिटी, एंड PR इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, PF प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड GP से मीनिंग है गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड T से मीनिंग टेक्नोलॉजी, एंड E से मीनिंग एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस की किसी कमोडिटी के रिगार्डिंग, एंड NF मीन्स नंबर ऑफ फर्म्स, एंड अदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम यहाँ पे इन फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप या 1 by 1, ओके। मीनिंग क्या है, यहाँ पे बच्चों कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये F क्या है, ये F है फंक्शन का नोटेशन। F मीन्स, F का यहाँ पे मीनिंग है फंक्शनल रिलेशनशिप को बता रहा है। फंक्शन का मीनिंग है दैट which tells about the mathematical relationship between two variables. Two variables कौन कौन से, फर्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इसको एक बार समझ लेते हैं। S
एस एक्स क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो नाम से सजेस्ट हो रहा है दैट वेरिएबल विच डिपेंड ऑन समवन, कि वो वेरिएबल जो किसी और पे डिपेंड करता है। आपकी यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई आपकी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे डिपेंड करिए, प्राइस ऑफ ऑन कम्युनिटी डिपेंड करिए, गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करिए, मतलब इन सभी फैक्टर्स पे आपकी क्वांटिटी सप्लाई डिपेंड करिए। तो क्वांटिटी सप्लाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये सारे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी की प्राइसेस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो एफ क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप को बता रहा है कि अगर आपने इसमें कुछ मैग्नीट्यूड में चेंजेस करते हो तो इस क्वांटिटी सप्लाई में कितने मैग्नीट्यूड से चेंज होगा, ये फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है और इसका मीनिंग लिखना है। एस एक्स इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई, एफ इक्वल्स टू फंक्शन, पी एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ देयर ऑन कमोडिटी, पी आर इक्वल्स टू रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्राइस। ये सारे के सारे आपको डिटेल में जस्ट नेम लिखना है। अगर सप्लाई फंक्शन की इक्वेशन पूछी जाती है आपसे 2 मार्क्स में, दैट आर द सफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर या तो किसी फैक्टर्स के रिगार्डिंग आ जाता है, या पूछा जाता है एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स विच अफेक्टिंग क्वांटिटी सप्लाई। तो आपको हम यानी इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कैसे प्राइस ऑफ देयर ऑन कमोडिटी इफेक्ट करती है सप्लाई को। तो फर्स्ट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखो एक्स कमोडिटी है तो पी एक्स मतलब उसकी खुद की कमोडिटी की प्राइस कैसे उस कमोडिटी की सप्लाई को इफेक्ट करती है। हमें पता है अगर किसी कमोडिटी की मैं जैसे एक्स गुड का प्रोडक्शन कर रही हूँ, अगर एक्स गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो ऑफकोर्स मुझे पता है कि पॉसिबिलिटी किसकी इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गई। और मैं एक रैशनल प्रोड्यूसर हूँ। देखो इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशंस चलती है कि रैशनल ही तो कंज्यूमर होता है और रैशनल ही प्रोड्यूसर होता है। रियल लाइफ में हो या ना हो वो कोई गारंटी नहीं है, बट इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस पहले आती है। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सोचेगा, तो ही विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स, देन ही विल सप्लाई मोर एंड मोर प्रोडक्ट, तो सप्लाई भी ज़्यादा क्रिएट होगी। तो अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी विल इंक्रीजेज ड्यू टू दिस रीजन, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ X commodity will also increase, or if price of X commodity will decrease due to any reason. Here we are not discussing what was the reason. No, we just discussing if price increase or price decrease. If price will decrease due to this reason, producer will decrease their production, and due to this reason, quantity supply will also decrease. So price of related commodity and quantity supply are sharing positive relationship. पॉजिटिव कैसे है, इसका डायरेक्शन प्राइस इंक्रीज होती है, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो गई, प्राइस डिक्रीज हुई, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हुई, मतलब डायरेक्शन सेम है। तो मीनिंग क्या है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। नाउ वी आर मूव अहेड सेकेंड फैक्टर दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड प्रोडक्ट। देखो रिलेटेड गुड्स आपने डिमांड में भी पढ़ा है, बट डिमांड के कॉन्सेप्ट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे गए थे। देखो डिमांड एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू है और सप्लाई ए प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू। आप दोनों के कॉन्सेप्ट को मर्ज नहीं कर सकते, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही करते हैं। इसमें एक स्लाइटली सा डिफरेंस होता है कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हमने डिमांड में पढ़ी थी वो ही कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे एप्लीकेबल करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ गुड्स में एप्लीकेबल हो जाएगा बट कुछ रैंडम गुड्स में नहीं हो पाएगा, तब आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो ये पढ़ा था, आगे जाके ये कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो गया। तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि आपका डिमांड एस्पेक्ट्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ रहे हो या फिर आप सप्लाई एस्पेक्ट्स में या प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूशन गुड्स पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब उसकी खुद के गुड्स से रिलेटेड, मतलब मेन गुड्स, जैसे मैं एक्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ
एक्स के प्रोडक्शन के अलावा भी मार्केट में उससे रिलेटेड अदर गुड्स होती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है उसके रेस्पेक्ट में, वो उससे सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकती है उसकी। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, जिनका जॉइंट इफेक्ट होता है। मतलब अगर देखो डिमांड में आपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा था, डिमांड में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या था, एक की डिमांड आप इंक्रीज करोगे, आपकी सेकंड की ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। लाइक पेट्रोल एंड कार, अगर कार की डिमांड इंक्रीज होती है तो आपका पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, क्योंकि कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। अगर आपके पेन की डिमांड इंक्रीज होगी तो इंक की डिमांड, रिफिल की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ये है डिमांड के एस्पेक्ट से, एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन प्रोडक्शन और इन प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होगी, जो एक जिनकी सप्लाई जॉइंट है। मतलब अगर एक प्रोडक्ट की मैं सप्लाई इंक्रीज करूंगी तो दूसरे प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, ठीक है, समझे। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल है मिल्क एंड काउडंग। मिल्क की अगर मैं सप्लाई इंक्रीज करूंगी तो काउडंग की ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली, और काउडंग की इंक्रीज करूंगी तो मिल्क की ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी सप्लाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी है यहाँ पे, विच हैव जॉइंट सप्लाई, those goods which have joint supply in production aspects, because here we are discussing complementary goods in production aspects, okay। Then increase in price of complementary goods, अगर complementary goods की प्राइस इंक्रीज होती है तो ऑफकोर्स प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज करेगा। एनकरेज द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी, ठीक है। और इसी रीजन से क्या होगा, उसने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तो प्रोडक्शन इंक्रीज करा, बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नेचर क्या होता है, वो अपनी अकेली सप्लाई नहीं इंक्रीज करती, वो उसके साथ वाली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी सप्लाई इंक्रीज करती है। तो ड्यू टू दिस रीजन अदर गुड्स की सप्लाई भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो एनकरेज करता है प्रोड्यूसर को इंक्रीज करने के लिए सप्लाई ऑफ देरी ऑन कॉमोडिटी। क्यों, क्योंकि अगर मिल्क, देखो मिल्क और काउडंग का एग्जांपल लेते हैं, अभी काउडंग का यूज इतना नहीं है, बट हम बहुत टाइम थोड़े पहले चले जाते हैं, काउडंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स था एनर्जी का, ठीक है। तो काउडंग की डिमांड हो गई, तो हमने प्रोड्यूसर ने सोचा इसकी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो उसने काउडंग की सप्लाई इंक्रीज कर दी। काउडंग की डिमांड इंक्रीज हुई, काउडंग की डिमांड से उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई। तो प्राइस इंक्रीज होते, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज होते ही प्रोड्यूसर ने क्या करा, उसकी सप्लाई इंक्रीज कर दी। अब काउडंग की सप्लाई इंक्रीज हुई है तो मिल्क की सप्लाई इंक्रीज होगी या नहीं होगी, ऑफकोर्स मिल्क की भी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो प्रोड्यूसर को एनकरेज हुआ उसकी खुद की कॉमोडिटी की सप्लाई को भी इंक्रीज करने के, और उसको मोर प्रॉफिट हुआ, सिंपल सी बात है। नाउ वी आर डिस्कसिंग सब्स्टिट्यूशन गुड्स। देखो सब्स्टिट्यूशन गुड्स भी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था वैसे सब्स्टिट्यूशन गुड्स है। देखो बच्चों, आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक एग्जांपल और देते, एक और एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ कि डिमांड एस्पेक्ट्स और सप्लाई एस्पेक्ट्स में हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को क्यों एम्फसाइज करते हैं टीचर्स, यानी आपको टीचर्स क्यों एम्फसाइज करते हैं कि इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे आप कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल लेते हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कार की डिमांड इंक्रीज होती है, आपने पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे अगर आप कार और पेट्रोल का एग्जांपल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल यहाँ यूज आप नहीं कर सकते। मे बी कार की सप्लाई इंक्रीज हो गई, कोई रीजन, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि डीजल या फिर पेट्रोल की सप्लाई आप इंक्रीज करोगे या ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। पेट्रोल और डीजल अलग रिसोर्सेज से बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, कार अलग रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होती है, उनकी सप्लाई एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। तो कोई आप गारंटी से नहीं कह सकते कि अगर कार की सप्लाई इंक्रीज हुई तो आपके पेट्रोल की भी सप्लाई इंक्रीज होगी, नो, कोई गारंटी नहीं है इसकी, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। इसीलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स में आप क्या डिस्कस करोगे, आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती है जिनकी सप्लाई जॉइंट होती है, ठीक है।
और डिमांड एस्पेक्ट्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव जॉइंट डिमांड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग सब्स्टिट्यूशन गुड्स. सब्स्टिट्यूशन गुड्स have share or are share negative relationship, that is inverse relationship. अब आपको ये समझना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन गुड्स का मीनिंग कि प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स में सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन सी होती है. देखो सब्स्टिट्यूशन गुड्स एक दूसरे को कंपटीशन देती है. यहाँ प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स में सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन सी है, जो सेम रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होती है. समझ में आया. डिमांड एस्पेक्ट्स में क्या था, दोज गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू ए कंज्यूमर. यहाँ क्या है, दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूसिंग बाय सेम रिसोर्सेज. तो आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स की आप डिमांड वाली सब्स्टिट्यूशन गुड्स को नहीं यहाँ पे कंसीडर करोगे. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूसिंग विथ सेम रिसोर्सेज. ओके, लाइक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा. जैसे क्लोथ है, ठीक है, क्लोथ एक प्रोड्यूसर के पास 20 मीटर क्लोथ है. कोई ज़रूरी नहीं है एक प्रोड्यूसर एक का ही प्रोडक्शन करे. वो 2 गुड्स का भी कर सकता है, 3 का भी कर सकता है, 4 गुड्स का भी कर सकता है. देखो स्टूडेंट्स, हमने सब्स्टिट्यूशन गुड्स का मीनिंग समझा है. सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन सी होती है इन प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स. सब्स्टिट्यूशन आर दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूसिंग बाय विथ सेम रिसोर्सेज. ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे एक प्रोड्यूसर है, कोई गारंटी नहीं है एक प्रोड्यूसर सेम या 1 ही कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करे. ही कैन प्रोड्यूस 1, 2 और मोर देन 2, सॉरी. सो इफ ही प्रोड्यूसिंग विंडो कर्टन एंड सोफा कवर, WC equals to window curtain and SC equals to sofa cover. Okay, CL equals to cloth. If producer is producing window curtain and sofa cover, सिंपल सी बात है, एक प्रोड्यूसर है, वो कोई ज़रूरी नहीं एक यूनिटी प्रोड्यूस करे या एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे. वो एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. अगर वो विंडो कर्टन प्रोड्यूस कर रहा है और सोफ़ा कवर दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, विंडो कर्टन एंड सोफ़ा कवर बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. वाई? बिकॉज विंडो कर्टन का प्रोडक्शन भी सेम क्लोथ से हो रहा है, सेम टाइप के क्लोथ से हो रहा है, और सोफ़ा कवर का प्रोडक्शन भी सेम टाइप के क्लोथ से हो रहा है. मतलब रिसोर्सेज सेम है, क्लोथ. ठीक है, अब देखो बात क्या होती है, इनवर्स रिलेशनशिप कैसे होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, इफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक है, यहाँ पे हमने रिलेटेड गुड्स माना आपकी सोफ़ा कवर को. तो सोफ़ा कवर इज आर इक्वल्स टू रिलेटेड गुड्स और विंडो कर्टन इज मेन गुड. ठीक है, हमने सोफ़ा कवर को रिलेटेड गुड्स माना है और आपके विंडो कर्टन को मेन गुड माना है. फॉर केस स्टडी, इफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो गई तो आपकी मेन गुड्स की सप्लाई में क्या इफेक्ट हुआ. यहाँ पे मैं आपको केस एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्राइस किसकी इंक्रीज हुई है, रिलेटेड गुड्स की, जो आपकी कौन सी है, सोफ़ा कवर. सोफ़ा कवर की प्राइस इंक्रीज हुई है, विंडो कर्टन की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ. फिर विंडो कर्टन की सप्लाई में क्या इफेक्ट होता है ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब देखो, अगर सोफ़ा कवर की प्राइस, जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई. ठीक है, अब सोफ़ा कवर की प्राइस इंक्रीज हुई है तो प्रोड्यूसर के पास क्या इंसेंटिव है, वो सोचेगा जो विंडो कर्टन की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, बट देखो दोनों पहले सिमिलर थी, सोफ़ा कवर की प्राइस इंक्रीज हो गई, विंडो कर्टन की प्राइस में चेंज नहीं हुआ, तो प्राइस हाइयर किसकी रही, आपको सोफ़ा कवर की. सो प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूसिंग मोर सोफ़ा कवर देन विंडो कर्टन. तो वो क्या करेगा, अब सोर्सेज लिमिटेड है क्योंकि इकोनॉमी की प्रॉब्लम ही, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो वो क्या करेगा, उसको पता है मेरे विंडो कर्टन में प्रॉफिट इतना नहीं है जितना मुझे सोफ़ा कवर में बनेगा, तो वो क्या करेगा, विंडो कर्टन से रिसोर्सेज थोड़े से निकाल के और कहाँ लगा देगा, सोफ़ा कवर में. जब रिसोर्सेज लगेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. सो सोफ़ा कवर की प्राइस इंक्रीज होने के कारण आपका सप्लाई उसने किसकी इंक्रीज कर दी, सोफ़ा कवर की, और रिसोर्सेज कहाँ से निकाले उसने रिसोर्सेज निकाले विंडो कर्टन से. सो विंडो कर्टन की सप्लाई पे क्या इफेक्ट हुआ, जो आपकी मेन गुड्स है,
मेन गुड्स है, विंडो कर्टन की सप्लाई क्या हुई, डिक्रीज। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हुआ या नहीं हुआ, सोफा कवर की प्राइस इंक्रीज होने से आपके विंडो कर्टन की प्राइस डिक्रीज हुई। हेयर विंडो कर्टन की जो प्राइस है, प्राइस ऑफ विंडो कर्टन रिमेन कांस्टेंट। यहां विंडो कर्टन की प्राइस में चेंज नहीं हुआ, फिर भी इसकी सप्लाई डिक्रीज हो गई। व्हाई, बिकॉज इंक्रीज इन रिलेटेड गुड्स प्राइस। इसको डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। S1 इज योर स्टार्टिंग सप्लाई कर ऑफ, देखो यहाँ पे प्राइस भी किसकी है, आपकी विंडो कर्टन की है, सप्लाई भी किसकी है, विंडो कर्टन की, क्योंकि आपकी मेन गुड्स कौन सी है, विंडो कर्टन। आप विंडो कर्टन की सप्लाई पे इफेक्ट देख रहे हो, उसके रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने के कारण। स्टार्टिंग में सप्लाई कर था S1, विंडो कर्टन की प्राइस थी OP, प्राइस अभी भी विंडो कर्टन की OP है। क्यों, क्योंकि प्राइस विंडो कर्टन की चेंज नहीं हुई, प्राइस किसकी चेंज हुई है, रिलेटेड गुड्स की। रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज हो गई, और चेंज भी कैसे हुई, इंक्रीज हुई है। अब रिलेटेड गुड्स की प्राइस इंक्रीज हुई है, तो प्रोड्यूसर ने रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अब उसको स्टार्ट कर दिया प्रोड्यूस करना, तो उसने जो विंडो कर्टन का प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज कर दिया, तो सप्लाई डिक्रीज हो गई। सेम प्राइस पे सप्लाई पहले हो रही थी Q1, अब वो सेम प्राइस पे सप्लाई हो रही है Q0, तो सप्लाई में क्या हुआ, डिक्रीमेंट, डिक्रीज हुई है सप्लाई। वेयर इज इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का भी देख लेते हैं। अगर सोफा कवर की प्राइस डिक्रीज हो गई, आप देखो प्रोड्यूसर ने सोचा सोफा कवर की प्राइस, देखो ये सोफा कवर है, ये विंडो कर्टन है, सोफा कवर की प्राइस डिक्रीज हो गई। अब प्राइस हायर किसकी रही, विंडो कर्टन की। तो प्रोड्यूसर रैशनल है, उसको पता है विंडो कर्टन का प्रोडक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उसके लिए, तो वो क्या करेगा, जो सोफा कवर में उसने जो रिसोर्सेस लगा रखे थे, वहाँ से वो रिसोर्सेस निकाल के वो कहाँ लगा देगा, कहाँ इनपुट करेगा उन रिसोर्सेस को, विंडो कर्टन में। तो क्या होगा, विंडो कर्टन की सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज हुई, और विंडो कर्टन की प्राइस अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, ओके, कांस्टेंट है। तो यहां देख लेते हैं, स्टार्टिंग में सप्लाई कर क्या है, S1, स्टार्टिंग सिचुएशन सप्लाई इज S1। अब क्या हुआ, रिलेटेड गुड्स की आपकी प्राइस डिक्रीज हो गई, उसको लगा रिलेटेड गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो गई, मैं इसका प्रोडक्शन क्यों करूं जो मुझे इसका प्रॉफिट ही नहीं है। तो वो क्या करेगा प्रोड्यूसर, उसमें से जो उसने रिसोर्सेस लगा रखे थे उन रिसोर्सेस को निकाल के उन रिसोर्सेस को कहाँ इंजेक्ट करेगा, वो इंजेक्ट करेगा विंडो कर्टन के प्रोडक्शन में। तो उसने जैसे इंजेक्ट करा, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुई विथ कांस्टेंट प्राइस, जबकि विंडो कर्टन की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो पहले कितनी सप्लाई क्रिएट कर रहा था वो विंडो कर्टन की, Q1, अब वो कितनी कर रहा है, Q2, इंक्रीज हुई सप्लाई। तो इनवर्स रिलेशनशिप है या नहीं, रिलेटेड गुड्स की प्राइस इंक्रीज होने पर मेन गुड्स की सप्लाई कम हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और रिलेटेड गुड्स की प्राइस डिक्रीज होने पर मेन गुड्स की सप्लाई इंक्रीज हो रही है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आपको कहीं पर भी क्लियर कट लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, ओके। Hello students, now we are discussing supply function. We already had discussed factors that affect quantity supply. In that we already had discussed price of their own commodity, price of related goods, price of their own commodity, price of related goods. Now we are discussing price of factor of production, government policy and technology and future expectations and number of firms. So here we will be discussing price of factor of production. How price of factor of production will affect quantity supply. For this reason you have to know that what is mean by the factor of production. Factor of production is nothing, it's just simply input that we are using in production process. So we can say that price of factor of production or price of input,
simply form. Okay, if the price of factor of production or if the price of input will increase, then our cost of production will also increase. And for that, if the cost of production will increase, so the profit possibility will also decrease. So producer have no incentive to increase its supply, so he will reduce its supply. Let's take example. If the labor wages is 200 in starting, then cost of production will have some minimum level. If the cost of labor wages will increases by 200 to 400, then what will happen? The cost of production will increase some constant level to some another level, and the another level will be higher than previous level. So the cost of production will increase, so producer have no incentive to increase its supply because the profit possibility will decreases by increasing its cost of production. So with increase in the price of cost of with increase in the price of input or with increase in the price of factor of production, quantity supply will decreases. Okay, इसको एक सिंपल फॉर्म में हम बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, मीनिंग इफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन and profit, it is a profit symbol, profit possibility will decrease, so a quantity supply will also decreases. It is a just chain, like अब अगर आपकी cost of production increase हो जाती है, कैसे? इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग आप पहले जो लेबर यूज़ कर रहे थे उस लेबर की वेजेस 200 थी, आप वो सेम लेबर आप 500 में परचेज कर रहे हो या हायर कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज ही होगा बाय 300, बिकॉज 200 दे रहे थे पहले आप सेम लेबर को, अब उसी सेम लेबर को आप 500 देना पड़ रहा है. ड्यू टू एनी रीजन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. लेबर भी हो सकता है, आपका मशीनरी कॉस्ट भी हो सकती है. जो मशीन आप पहले यूज़ कर रहे थे वो मशीन पहले में भी सस्ती आती थी, अब वो एक्सपेंसिव हो गई. या फिर जो रो मटेरियल आप यूज़ कर रहे थे पहले वो अब मे बी एक्सपेंसिव हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देन आपके प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी उसी के साथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. जैसे ही प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर के पास क्या होता है? नो इंसेंटिव टू इंक्रीज इट सप्लाई, सो ही विल डिक्रीज इट सप्लाई, तो वो अपनी सप्लाई डिक्रीज कर सकता है. और इसका अपोजिट केस क्या होगा? इफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, profit possibility increase and quantity supply will also increase. So they are sharing negative relationship between price of factor of production and quantity supply. Okay, I hope आपको ये clear हो गया होगा first concept. Now our next factor is government policies. Government policy means that policy which are adopted by the government. Okay, in that government policy here we are taking two examples, taxation and subsidy. If the taxation will increase, if tax rate will increase on your production process, then what will happen? Your cost of production will increases. What I am saying to you, if tax rate on your production process will increase, then your cost of production will increase. If your cost of production will increase, then profit possibility will decrease. With decrease in your profit possibility, your quantity supply of that commodity will also decrease. So tax rate increase होने से, आपके टैक्सेस इंक्रीज होने से आपकी क्वांटिटी सप्लाई पे क्या इफेक्ट हुआ? डिक्रीज हुई. और वाइस वर्सा, इफ टैक्सेस विल डिक्रीज, then your quantity supply will increase.
टैक्सेशन क्या है? इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट विच ए पर्सन हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विथ नो एनी रिटर्न्स। टैक्सेशन का यही मेन फीचर है, इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट। देखो कंपल्सरी पेमेंट है बट इसके अगेंस्ट आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता। जैसे फी में तो क्या होता है, आप कोई सर्विस लेते हो फिर उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करते हो, बट टैक्सेशन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप ना कोई सर्विस लेते हो, ना कोई अदर आपने कुछ क्राइम किया है, ना कोई पेनल्टी लेते हो, या ना कोई पेनल्टी एज ए पेनल्टी आप पेमेंट करते हो। आप एक पेमेंट करते हो, वो पेमेंट कंपल्सरी है और उसके अगेंस्ट आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता, डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं मिलता। मे भी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बट डायरेक्टली कोई लीगली ऑथराइज नहीं है कि आपने टैक्स दिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही। ओके, नाउ सब्सिडी। सब्सिडी के केस में क्या होता है? सब्सिडी क्या होता है? गवर्नमेंट, सब्सिडी से मीनिंग जस्ट सिंपल फॉर्म में हम बोले तो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ बेनिफिट्स मिलना। ये बेनिफिट्स मॉनेटरी भी हो सकते हैं और रियल टर्म में भी हो सकते हैं। मॉनेटरी मीन्स कैश फॉर्म में भी आपको सब्सिडी मिल सकती है, और रियल टर्म मीन्स आपको कुछ अदर फॉर्म में, जैसे आपको चीपर प्राइस पे कोई प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया, तो सब्सिडी रियल भी हो सकती है और मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, इट्स सब्सिडी विल इंक्रीज। अगर सब्सिडी इंक्रीज होती है तो मीनिंग क्या हुआ? प्रोड्यूसर को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। माना कि पहले जो प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा था वो कॉस्ट थी उसकी 200 की, यहाँ एग्जांपल में दे रही हूँ, 200 की कॉस्ट थी उसकी। जो रॉ मटेरियल वो स्टार्टिंग में यूज़ कर रहा था उसकी कॉस्ट थी 200, बिकॉज वो सब्सिडाइज रॉ मटेरियल नहीं था। अब गवर्नमेंट ने उस रॉ मटेरियल को सब्सिडाइज कर दिया, मतलब सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया, तो वो रॉ मटेरियल अब उसको 100 रुपीज़ की कॉस्ट का पड़ रहा है। तो 100 रुपीज़ में पहले वो सेम रॉ मटेरियल 200 में परचेज कर रहा था। अब क्योंकि रॉ मटेरियल आपका सब्सिडाइज हो गया तो आपको वो 100 रुपीज़ में अवेलेबल है। सो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुई? विद सब्सिडाइज रॉ मटेरियल डिक्रीज हुई। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होते ही क्या हुआ? पॉसिबिलिटी विल इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी जब इंक्रीज हुई तो आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी ना, तो सब्सिडी इंक्रीज होने से आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई। और सब्सिडी अगर डिक्रीज होती है उस केस में तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है, विल ऑल्सो डिक्रीज। सिंपल। टैक्सेशन में क्या होता है? प्रोड्यूसर से पैसा लिया जाता है, सब्सिडी में प्रोड्यूसर को बेनिफिट दिया जाता है। तो अगर आपको बेनिफिट मिलेगा किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में तो आप उसका प्रोडक्शन इंक्रीज ही करोगे, और अगर आपको किसी स्पेशल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में आपको अलग से कॉस्ट बियर करनी पड़ी है एज अ टैक्सेशन, बिकॉज आप इसका प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट को कुछ मनी देनी पड़ रही है, तो आप उसका प्रोडक्शन नहीं करोगे, क्योंकि आपको अगर उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो आप उसका प्रोडक्शन क्यों करोगे? नहीं करोगे। देन अदर केस है आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से मीनिंग है अगर आपकी टेक्नोलॉजी का स्टेटस कैसा है, आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस है या ओल्ड टेक्नोलॉजी। अगर जैसे बच्चों देखो, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी इन योर प्रोडक्शन, देन व्हाट विल हैपन? यू विल प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट with minimum resources, or you will produce a more amount of product with same resources. Like example, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप 10 लेबर के थ्रू आपने प्रोडक्शन करा 100 यूनिट्स का। प्रेजेंट टेक्नोलॉजी क्या है? आप 10 लेबर यूज़ कर रहे हो और 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। If you are using advanced technology, then what will happen? If you are using 10 labor, then your production will be something more. It may be 200 units. In case of advanced technology, present technology, okay? Or what is another possibility? You will produce same 100 units of production with minimum resources. Minimum resources means like 5 labor. दोनों केसेस में आपको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी हुई है। सो
if you are increasing your technology or if you are using advanced technology, then profit will increase, the possibility of profit will increase, and producer will increase its supply. So better technology, supply will increase, or vice versa, old technology, your supply will decrease. Because अब अगर if you are using old technology, bad technology, then what will happen? Your production will decreases, or you have to use more labor or more resources. In both cases you will suffer with losses, so you will reduce your supply. Okay, now our next factor is expectations. Expectations of price, expectations of future prices. Here expectation से meaning यहाँ पे है future prices से. If I am producer and I am thinking that I am producing X goods and I am thinking that my product's price will be increases in near future. What I am saying to you, I am a producer of X commodity and I am thinking that my product price will increase in some near future. Then what will happen? I stop my present supply. Why? Because I want to increase my profit, so I will stop my present supply so that I can create my future supply. Meaning मैंने अभी मेरी प्रेजेंट की सप्लाई को स्टॉप कर दिया सो दैट मैं मेरी फ्यूचर की सप्लाई को क्रिएट कर सकूं. तो एक्सपेक्टेशन कि नियर फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, इसके थ्रू क्या होगा, मेरी प्रेजेंट सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करना है, फ्यूचर में मुझे सप्लाई क्रिएट करनी है, और फ्यूचर की सप्लाई क्रिएट करने के कारण मैं प्रेजेंट की सप्लाई को डिक्रीज कर दूंगी, बिकॉज मैं उसका बफर स्टॉक स्टार्ट कर दूंगी. ओके, इफ प्राइस ऑफ if price of near future will increase, then present supply क्या होगी, present supply will decrease. If price will decrease in near future, price will decrease in near फ्यूचर, देन मुझे लगेगा कि भाई अभी मेरा स्टॉक को क्लियर करूं, सो आई विल इंक्रीज माय प्रेजेंट सप्लाई, सो आई इंक्रीज माय प्रेजेंट सप्लाई. ओके, नाउ लास्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ फर्म्स. we can discuss it here. If number of firms will increase, then our supply will also increase. They have positive relationship between number of firms and quantity supply of that commodity. Meaning अगर प्रोडक्शन यूनिट स्टार्टिंग में 10 है तो आपका सप्लाई कितनी क्रिएट हो रही है, आपकी 1000 यूनिट हो रही है. If production unit increases by 10 to 20, then your supply unit or production, if your production unit will increase 10 to 20, then your supply will also increases by 1000 to 2000 units. So if number of firms will increase, your quantity supply will also increase, or if your number of firms will decrease, your quantity supply will also decreases. So they have positive relationship. With this number of supply factors, we had completed a supply function. I hope आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी है.
बहुत इंटरेस्टिंग है. Now we will discuss law of supply curve and change in quantity supply and change in supply. So firstly we will discuss law of supply curve. What is meant by the law of supply curve? Here law of supply is nothing, it's just a simple relationship between price of their own commodity and quantity supply. So or they share the positive relationship, or we can say in simple terms the direct relationship between their price and their quantity supply. So direct relationship between price and quantity supply when other things remain constant. Here this thing will, you have to notice that the other things remain constant. मतलब हमने यहाँ पे other factors जो भी थे, आपकी related goods की price, आपके फैक्टर प्रोडक्शन की प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशंस और सब्सिडीज़, आपके नंबर ऑफ फर्म्स, जो अदर फैक्टर्स भी है, जो अदर फैक्टर्स आपकी क्वांटिटी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, उन अदर सभी फैक्टर्स को वी विल हियर कंसिडर एज ए कांस्टेंट. So here we assuming the other things remain constant. It is a very important assumptions in your supply curve or in your law of supply. So law of supply tells us the direct relationship between price and quantity supply, where we are assuming that the other things remain constant. Okay, like we can explain the supply curve or law of supply with this table. If price is 1 rupees, then our quantity supply is 10 rupees, 10 units. Sorry, here is 10 units. If price will increase by 1 to 2, then our quantity supply will also increase by 10 units to 20 units. So there is direct relationship, meaning price will increases, and due to this our quantity supply will also increasing. Okay, if price will increase 2 to 3, our quantity supply will also increase by 20 to 30. Or we can draw law of supply curve with this table. This is x-axis. When you are drawing your supply curve, you have to mention what is the which was x-axis, which was y-axis. Okay, or this is origin of point. ये पॉइंट्स आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपने एक्स एक्सिस पे किसको मेजर करा है, वाई एक्सिस पे किसको मेजर करा है, यू हैव टू बी प्रेजेंट और यू हैव टू बी एक्सप्लेन टू योर एग्जामिनर. ओके, ऑन एक्स एक्सिस वी मेजरिंग क्वांटिटी सप्लाई, ऑन वाई एक्सिस वी मेजरिंग प्राइस. ओके, इफ प्राइस इज 1 rupees और क्वांटिटी सप्लाई इज 10 rupees, 10 units. $30, $40, $50, $60. Okay, at 1 rupees prices our quantity supply is 10 units. So first point is this, and at price 2 rupees our quantity supply is 20 units, and 3 rupees 30, 4 rupees 40, and 5 rupees 50. By merging these points we get supply curve. Okay, I hope law of supply is just simply, we already had discussed in previously discussion, so there is nothing new. I hope you already know about it. So law of supply is the direct relationship between price and quantity supply when other things remain constant. Now we are moving ahead with another topic, that is change in quantity supply and change in supply. This is very very important for your examination point of view, because 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आपसे पूछा जाता है. फॉर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रही हूँ फिर से, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, लॉन्ग क्वेश्चन. सो what is mean by the change in quantity supply and what is mean by the change in supply. देखो, change in quantity supply and change in supply दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस कैसा है उसको हम डिस्कस करेंगे. देखो, change in quantity supply क्या है. Change in quantity supply refers to
increase and decrease in quantity supply of a commodity, increase and decrease supply of a commodity in response to, किसकी response में? In response to increase and decrease in its own price or other things remain constant. Meaning change in quantity supply का meaning simple सा है, अगर उसकी खुद की commodity, मतलब अगर आप if you are producing X goods, then price of X goods will increase or decrease, and due to this if your supply will increase or decrease, that will be considered as a change in quantity supply. देखो यहाँ चेंज वर्ड यूज हुआ है, इसलिए इंक्रीज भी हो सकता है वो चेंज और डिक्रीज भी हो सकता है. चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. एंड ड्यू टू दिस रिस्पॉन्स आपका जो प्राइस है वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है. इसलिए हमने ये बोला है कि अगर प्राइस में चेंज होता है उसकी खुद की कमोडिटी की, और ड्यू टू दिस रीजन और उसके रिस्पॉन्स में अगर उसकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज होता है और अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो ये कौन सा केस स्टडी बन जाती है? ये केस स्टडी बन जाती है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. अब बात आता है इसमें चेंज 2 टाइप्स के हैं. कौन कौन से टाइप्स करें हमने प्राइस में चेंज? इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, हमने ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को देखा कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या है. अब हम इसके यहाँ 2 केसेस की स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे केसेस क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस. आवर फर्स्ट केस इज इफ प्राइस विल इंक्रीज. इफ प्राइस एक्स विल इंक्रीज, then quantity supply will also increase. But here we are assuming that other things remain constant. Other things remain constant. Okay? अब हम इसी स्टेटमेंट को हम ग्राफिकल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं. लाइक देखो बच्चा, आपकी प्राइस इंक्रीज होने से या प्रोडक्ट की प्राइस, इफ यू आर ए प्रोड्यूसर, if price of your own commodity will increase, then profit possibility will increase and you will produce more and more that commodity, and that will create more and more supply. So positive relationship, price increases, quantity supply increase. Here you are assuming that other things remain constant. Maybe government impose your taxes, but here you are assuming other things remain constant. Taxes will not increases, factor of production will price of factor of production will not changing. So here you are assuming only for influence of price of their own commodity. Okay? और आपको एक और बात याद रखनी है बच्चा कि जब भी आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का केस होगा तो उसमें एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन का केस होगा. देखो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को आप क्या बोल सकते हो? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का केस भी बोल सकते हैं. केस ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. वाई? अब हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का केस भी ये बनता है. देखो स्टार्टिंग में आपका सप्लाई कर्व है SS, ये आपका सप्लाई कर्व है. दिस इज द प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी सप्लाई. ओके, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन Y X. ओके, स्टार्टिंग में प्राइस है P1, एंड योर क्वांटिटी सप्लाई इज Q0. ओके, Q1 कर लेते हैं, ठीक है, फॉर द सिंप्लीफिकेशन. Q1 starting price is P1 and in this response your quantity supply is Q1. Now price will increases. Here the case is increase in price. So if price of their commodity will increase, then quantity supply will also increase. So price will increase by P1 to P2. Then in this response your quantity supply will also increase by Q1 to Q2. Increase in price, increase in quantity supply. So in the first situation your equilibrium is point A.
Now in second situation, when price will increases, your equilibrium is point B, then A to B movement show the extension in your curve. Extension mean आपकी सप्लाई एक्सटेंड हुई है. पहले आपकी सप्लाई कितनी थी? OQ1. नाउ सप्लाई कितनी इंक्रीज हो गई? OQ1 से OQ2. तो एक्सटेंशन हुआ या नहीं हुआ? कितना एक्सटेंशन हुआ? Q1 से Q2. एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना किसी चीज का. आपकी सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हुई या नहीं हुई? हुई है. तो दिस इज द एक्सटेंशन केस. ओके. और एक और, यहाँ पे आपने कर्व में क्या करा? चेंज करा, मूवमेंट करा. सो द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई केस इज द मूवमेंट अलोंग द कर्व. मूवमेंट अलोंग द कर्व. आप इसी कर्व पे, एसएस कर्व पे ही मूव करोगे. या तो ऊपर जाओगे, या तो इंक्रीज करोगे, या एक्सटेंशन होगा, या नीचे जाओगे, या डाउनवर्ड करोगे, या फिर डिक्रीज होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा. सो दिस इज द मूवमेंट. यहाँ पे मूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? ए से आप बी पे गए हो तो आपने सेम कर्व पे मूव करा, और वो मूवमेंट कैसा है? अपवर्ड मूवमेंट है. ए टू बी इज द मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट इज अपवर्ड मूवमेंट. तो इसको क्या बोल सकते हैं? मूवमेंट अलोंग द कर्व. तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को आप क्या बोल सकते हो? मूवमेंट अलोंग द कर्व. अलोंग द कर्व क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आप ए से बी पे सिचुएट करें. ए से बी पे आपने शिफ्ट करा. ए से बी पे जैसे आपने शिफ्ट करा तो आपका मूवमेंट हुआ, पर वो मूवमेंट कैसा हुआ? उसी सेम कर्व पे आपने मूव करा है. ए टू बी आपका मूवमेंट हुआ है अपवर्ड. तो मूवमेंट अलोंग द कर्व, इसी कर्व पे आप मूव करोगे इन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई केस. तो इसमें 3 नेम से आप इसको जज कर सकते हो. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और मूवमेंट अलोंग द कर्व, और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन केस. अब हमारा सेकेंड केस है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी. ये था केस आपका इंक्रीज का. अब केस है आपका डिक्रीज का. इफ प्राइस डिक्रीजेस योर क्वांटिटी सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीजेस. और सेम अदर things remains constant. ओके. अब इसको भी हम कर्व के थ्रू जज कर सकते हैं. योर स्टार्टिंग सप्लाई SS1. योर सप्लाई कर्व इज SS. हियर इज प्राइस, इज क्वांटिटी सप्लाई, पॉइंट ऑफ origin y x. Okay. Starting price is P1 and your quantity supply is Q1. डायग्राम थोड़ा एडजस्ट कर लेना मुझे, डायग्राम थोड़ा दिखने में थोड़ा ऐसा हो रहा है. If prices will decreases, what will happen? Prices will decreases P1 to P0. Okay. Now what will happen? Your quantity supply will also decreases and decreases by Q1 to Q0. This is show decrement in your supply or contraction in your supply, or you move A to C and this movement is downward movement. So this is called contraction in supply. This is called extension in supply. यहाँ पे आपकी सप्लाई एक्सटेंड करी है, इसीलिए आपने इसको कौन सा केस कंसिडर करा है? एक्सटेंशन इन सप्लाई. यहाँ पे आपकी सप्लाई डिक्रीज हुई है तो ये कौन सा केस है? कॉन्ट्रैक्शन इन योर सप्लाई. कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, छोटा होना. तो यहाँ पे आपकी सप्लाई पहले कितनी थी? OQ1. नाउ योर सप्लाई विल OQ0. तो कम होके आपकी सप्लाई OQ0 हो गई. सो ये मूवमेंट कौन सा है? A to C मूवमेंट. इसको बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. और A to B में मूवमेंट क्या है?
movement A to B is extension in supply. I hope आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या है, एक्सटेंशन इन सप्लाई क्या है, और आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी मूवमेंट अलोंग द कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इस केस में भी आप सेम सप्लाई कर्व में ही मूव कर रहे हो। ओके, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी विल मूव अहेड द सेकेंड पार्ट, दैट इज चेंज इन सप्लाई. What is mean by the change in supply? Change in supply means it refers to increase and decrease in supply. Here I am emphasizing only supply word, not quantity supply. Increase and decrease in supply of a commodity in response to other things or in response to change in other determinants. Meaning यहाँ पे हमने जो other determinants जैसे प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशंस, नंबर ऑफ फर्म्स जो हमने कांस्टेंट माने थे, उन फैक्टर्स को यहाँ पे हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं। और जहाँ यहाँ पे हमने प्राइस ऑफ देयर ऑन कमोडिटी को क्या माना था, वेरिएबल माना था, यहाँ पे हम उसको कांस्टेंट मानते हैं। ओके, वापस मैं आपको क्लियर करती हूँ, चेंज इन सप्लाई में हम अदर फैक्टर्स को वेरिएबल मानते हैं या फिर अदर फैक्टर्स जो हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं एज ए कांस्टेंट, उसको हम यहाँ पे क्या मानते हैं, चेंजेबल मानते हैं कि उनमें चेंजेस हो रहा है, और इसकी खुद की कमोडिटी की प्राइस को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ओके, सो चेंज इन सप्लाई रेफर्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे मैंने वर्ड सप्लाई वर्ड यूज़ करा है बेटा, क्वांटिटी सप्लाई वर्ड यूज़ नहीं करा है। यहाँ पे मैंने आपको यूज़ करा है क्वांटिटी सप्लाई वर्ड। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे मैंने सप्लाई चेंज करा है, क्योंकि आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी मैंने सप्लाई वर्ड क्यों एम्फसाइज करा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई पैटर्न में ही चेंज होता है, यहाँ पे जस्ट क्वांटिटी सप्लाई में चेंज होता है। जैसे Q1 से Q2 हुई, आपकी सेम सप्लाई पैटर्न रहता है, सप्लाई कर्व सेम रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई वर्ड यूज करा है। यहाँ पे आपके सप्लाई कर्व में ही चेंज हो जाता है, वी विल डिस्कस। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ यहाँ पे भी वही दो केस होंगे, इफ इंक्रीज और फेवरेबल चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स, फेवरेबल चेंज और इंक्रीज इन अदर डिटर्मिनेंट्स सिंपल सा कर देते हैं। देखो फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज का मीनिंग क्या है। अदर थिंग्स जो हमने कांस्टेंट मानी थी इस वाले फैक्टर में, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई वाले केस में, यहाँ चेंज इन सप्लाई में हम उसको क्या मानते हैं, चेंजेबल मानते हैं। अब इनमें चेंज तो हो रहा है, बट चेंज कैसा है, फेवरेबल चेंज है या अनफेवरेबल चेंज है, फॉर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। फेवरेबल चेंज का मीनिंग यह है कि जैसे प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया तो फेवरेबल चेंज हुआ कि मतलब अब सप्लाई इंक्रीज होने का फेवर है, और इफ द रिलेटेड गुड्स प्राइस में ऐसा चेंज हुआ जिससे सप्लाई क्रिएट होगी, और इफ द नंबर ऑफ फर्म विल इंक्रीज तो आपका फेवरेबल चेंज है। मतलब अगर ऐसा कोई चेंज जिसके थ्रू सप्लाई क्रिएट होती है तो उसको कौन सा चेंज बोलते हैं, उसको फेवरेबल चेंज कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अनफेवरेबल चेंज मतलब जैसे टैक्सेशन इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज हो गए, आपकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गई, ड्यू टू दिस रीजन आपकी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जो अनफेवरेबल है फॉर योर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वो चेंजेस होते हैं अनफेवरेबल चेंजेस, ठीक है। तो फेवरेबल चेंजेस में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा हमने एक चीज कंसीडर करी थी कि आपकी खुद की कमोडिटी यानी ऑन कमोडिटी प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे हमने प्राइस ऑफ देयर ऑन कमोडिटी को चेंजेबल माना था, यहाँ हम प्राइस ऑफ देयर ऑन कमोडिटी को कांस्टेंट मानते हैं। और चेंज किस में करते हैं, जो अदर थिंग्स हमने कांस्टेंट मानी थी इस केस में उसको हम यहाँ पे चेंजेबल मानते हैं। तो प्राइस कांस्टेंट है मतलब P1 की P1 ही रह रही है प्राइस, ओके। सप्लाई पहले थी आपकी S1,
ओके, अब कोई फेवरेबल चेंज हुआ, फेवरेबल चेंज मतलब टैक्सेशन या तो डिक्रीज हो गए, सब्सिडी या इंक्रीज हो गई, या फिर नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्रीज हो गए, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइसेस, ड्यू टू एनी रीजन कुछ भी हुआ, आपका फेवरेबल चेंज हुआ, एंड ड्यू टू दिस रीजन योर सप्लाई विल इंक्रीज। क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है इसीलिए आपका सप्लाई पैटर्न या सप्लाई कर्व विल शिफ्ट S1 टू S2 ओके। तो आपने यहाँ पे क्या करा, सप्लाई कर्व में ही चेंज करा, आपका सप्लाई पैटर्न चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमने वर्ड ओनली सप्लाई वर्ड यूज करा है, क्वांटिटी सप्लाई वर्ड यूज नहीं करा। ओके, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई पैटर्न चेंज हो जाता है आपका। ओके, दिस इंक्रीमेंट शो और मूवमेंट एंड चेंज इन सप्लाई S1 to S2 ड्यू टू favorable change in other factors। ओके, अब अनफेवरेबल चेंज का भी केस देख लेते हैं। अनफेवरेबल चेंज में कुछ नहीं है, योर starting supply is S1, price is constant, we already assume that price remain constant of their own commodity, quantity supplies, is if there is unfavorable changes, meaning your taxes will increases, your cost of production will increases by increasing your prices of your input, then your supply will also decreases, so your supply का shift backward, और shift होके वो क्या हो जाएगा, नया supply कर्व हो गया आपका S2। तो आपका सप्लाई क्या हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, चेंज इन सप्लाई में क्या होता है, शिफ्टिंग इन योर सप्लाई का। तो चेंज इन सप्लाई को मैं कौन सा केस बोल सकती हूँ, शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या था, मूवमेंट अलोंग द कर्व। इसमें कर्व एक ही था, उस कर्व पे ही मूव कर रहे थे। किस केस में, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के केस में। यहाँ पे आपके कर्व में शिफ्टिंग हुई है, मतलब S1 शिफ्ट होके S2 हुआ है आपका सप्लाई कर्व, S1 शिफ्ट होके S2 हुआ है आपका सप्लाई कर्व। यहाँ पे बेटा आप S2 लिख दो, S0 लिख दो, F5 लिख लो, आपका एड्रेसिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ जस्ट मुझे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इंक्रीज हुई है सप्लाई, और इंक्रीज हुई है, और शिफ्टिंग कौन सी हुई है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो शिफ्टिंग कौन सी हुई है, फॉरवर्ड, क्योंकि शिफ्ट होके आगे बढ़ा है सप्लाई का। तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हुई है ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। यहाँ पे कौन सी शिफ्ट हुई है, बैकवर्ड शिफ्टिंग ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन शिफ्टिंग इन S1 टू, आप यहाँ पे S0 कर लो अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मैम यहाँ पे भी F1 से F2 हुआ है, तो F0 से करोगे ड्यू टू विद दिस आपका ये चैप्टर, सप्लाई चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।